नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर हम लोग 16 कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट टेस्ट है यूपी पीसीएस का अंडर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का, और इसके 40 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज 41 से 80 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। फिर 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने 9 अप्रैल 2021 को क्षेत्रीय आर्थिक व्यापक भागीदारी समझौता, यानी यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यहाँ पे अगर इसको लिखें तो आप इसको ऐसे जानते होंगे, आरकेप के नाम से। ठीक है, आरकेप के नाम से। और इसको लीड कौन करता है आप जानते हैं, चाइना लीड करता है। ठीक है, इसको ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, एफटीए बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर रेटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रेटिफाई किसने किया है? तो देखो अभी पहली कंट्री सिंगापुर हुई है जिसने आरकेप को रेटिफाई किया है, इस एग्रीमेंट को रेटिफाई किया है। ठीक है, तो आंसर सिंगापुर हो गया। चलिए 42 देखिए, 42 आसान क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। खंजर जो एक्सरसाइज है इसके बारे में हम लोग को बताना है। खंजर किसके बारे में हम लोग पढ़े थे? इंडिया और किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान पढ़े थे। यहाँ पर किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक। ठीक, तो यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़िए, भारत और मंगोलिया की। यहाँ पे मंगोलिया लिखा है, किर्गिस्तान होना चाहिए, तो मंगोलिया की वजह से यहाँ पे गलत हो गया पहली चीज़, तो ये गलत हो गया। और इसके बारे में क्या है, खंजर के बारे में? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ना कि एयरफोर्स की और ना ही नेवी की। इसको देख लीजिए एक बार फिगर में, फिगर को देखिए, यहाँ पे खंजर दिख रहा है आपको, खंजर एक्सरसाइज दिख रहा है, इंडियन दिख रहा है और किर्गिस्तान दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। कैपिटल क्या है? बिश्केक है। और यहाँ पे कौन सा एडिशन लिखा है? 8th एडिशन लिखा है, यानी 8वां संस्करण लिखा है। ठीक है, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्लियर है? चलें क्वेश्चन पे चलें। अब दूसरा पॉइंट पढ़िए, हाल ही में से एक्सरसाइज का 6वां संस्करण, यहाँ पे 6th लिख रहे हैं, तो 6 तो नहीं है, 8th है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया, यानी यहाँ पे दोनों गलत हैं इस क्वेश्चन के। ठीक, चलिए 43 देखिए, चार्ल्स चुक गेस्के जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग पीडीएफ खोलते हैं, एडोब में खोलते हैं ना, वो इन्हीं की देन है। ठीक है, अब इन्होंने एडोब पीडीएफ बनाया, यानी आप आराम से इसको कोरिलेट कर सकते हो किससे? ये कंप्यूटर साइंटिस्ट होंगे। ठीक है, और ये बिजनेसमैन भी हैं साथ में, अमेरिका के रहने वाले हैं, यूएसए के। ठीक है, यूएसए के। यूएसए इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ के हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए 44 देखिए, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 21 में एशियन भारोत्तोलन, यानी यहाँ पे वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है, चैंपियनशिप में यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ब्रॉन्ज जो अवार्ड है वो किसने जीता? तो यहाँ पे देख लीजिए, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कौन है, कौन पे? ये मीराबाई चानू है। ठीक है, ये कहाँ की है? ये मणिपुर की हैं, याद रखना, मणिपुर इंपॉर्टेंट है। और ये किस रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 45 देखिए, अप्रैल 21 को भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यभार किसने संभाला? जस्ट फैक्ट है, आप याद रख लीजिए, अभी तक जो थे वो सुनील अरोड़ा साहब थे, अब सुशील चंद्रा हो गए। ठीक है, सुशील चंद्रा। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई कौन सी आर्टिकल में संविधान के? जल्दी से बताइए। 324। ठीक है, आर्टिकल 324 में ईसीआई का जिक्र है। ठीक है, ईसीआई। चलिए 46 देखिए, 2020 में विश्व लोक सर्वेक्षण रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में जानना है। इसको जो रिलीज करता है वो यूनेस्को करता है, पहली चीज़, यूनेस्को। ठीक है, और ये रिपोर्ट जो बनाई गई है वो ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाई गई है, रिस्पांस के आधार पर बनाई है 15,000 लोगों के। ठीक है, 15,000 लोगों का रिस्पांस है, और इन लोगों किससे जो सर्वे कराया गया है उसमें ये सब। और एक सर्वे में होता क्या है, एक क्वेश्चन आयर रहता है ना, क्वेश्चन आयर है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, और उस पर लोगों को भरना होता है। तो इस रिपोर्ट में क्या है, दुनिया भर की जो चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस थे, और ख़ासतौर से इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इन 15,000 लोगों में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रिस्पांस आया, जिस क्वेश्चन के लिए रिस्पांस आया है सबसे ज़्यादा, जिस चैलेंज के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पांस आया, वो क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या जो है, सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो कौन सी बताई है इन लोगों ने सर्वे में? क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। वैसे इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर रिलीज कौन करता है ये बता दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इस सर्वे में सबसे बड़ी जो समस्या है दुनिया के सामने वो कौन सी है, इस सर्वे में कौन सी समस्या है? तो आप लोगों को क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी मानना है। इसको 67% लोगों ने सिलेक्ट किया है इस समस्या को। ठीक, उसके बाद और भी ऑब्जर्वेशन रहे रिपोर्ट में, जैसे वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट का है, वो 44% लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी जो है वो 43% ने सिलेक्ट किया है, पर वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, पर मेंस के लिए जब आप पढ़ेंगे तो इसको चारों पॉइंट याद करके जाना, मतलब जिस पे भी ऑब्जर्वेशन हुए, और इस तरह के पॉइंट यदि वहाँ पर डाल देंगे तो कमाल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंज देखी इस सर्वेक्षण में। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे, एक फैक्टर हम लोग को जानना है,
इन सभी समस्याओं जो यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंजेस थी, यहाँ पे 3-4 चैलेंजेस जो हमने अभी बताई हैं आपको, इन सभी का एक सॉल्यूशन भी इन लोगों ने बताया, 15,000 लोगों ने, कि इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, एजुकेशन, ये सभी समस्याओं का समाधान बताया है इन लोगों ने, ठीक है, इस रिपोर्ट ने। और सबसे बड़ी समस्या को क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी बताया, बस। और तीसरी चीज़, इसको सर्वे, ये जो सर्वे है वो किसके द्वारा किया गया रिपोर्ट, ये यूनेस्को द्वारा। ठीक है, चलिए 47 देखिए, निम्नलिखित किस राज्य द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपहार योजना प्रारंभ की गई है। अब वैक्सीनेशन करा कौन रहा है, स्टेट करा रहे हैं ना, तो जो स्टेट वैक्सीनेशन में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको एक स्पेशल या यूनिक गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की जो यूनिक गिफ्ट भी मिलेगा और यूनिक स्कीम भी तो है। तो ये स्कीम है उत्तर प्रदेश की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूपी के रिगार्डिंग है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूपी को भी तो अपने नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्थ की बात आई, तो हेल्थ से रिलेटेड कौन सा SDG है, जल्दी से बताइए, SDG कौन सा है, कमेंट करके बताना। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड। और वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है, स्वास्थ्य से हम लोगों ने क्या याद रखा है, स्वास्थ्य से 7 याद रखा है हम लोगों ने। ठीक है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7। चलिए 48 देखिए, हाल ही में E9 देशों का समूह समाचारों में था, निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह का सदस्य नहीं है। पहले तो हम लोग E9 देश जान लेते हैं, पहले है क्या ये। देखिए E9 कंट्रीज जो है, इनका एक E9 इनिशिएटिव है। ठीक है, E9 इनिशिएटिव, इसमें होना क्या है, ये जो 9 कंट्री हैं, ये 9 कंट्री आपस में मिलके SDG नंबर गोल नंबर 4 पे ये काम करेंगी। कौन करेगा, E9 कंट्रीज़। E9 कौन सी हैं, ये कंट्री हैं, ये अभी हम लोग देख रहे हैं। पहली तो ये चीज़ है कि गोल नंबर 4 है क्या, गोल नंबर 4 एजुकेशन का है। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, SDG नंबर 4 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन है। ठीक, और E9 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, इनमें कौन कौन सी कंट्री आ रही है, मैं आपको यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ, फिर दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले चीन है, ठीक है, दूसरा इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील और पाकिस्तान। ये आपको 9 कंट्री यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, खास तौर से इंडिया को पकड़ के चलना है और पाकिस्तान को पकड़ के चलना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन में पाकिस्तान रहेगा तो चांसेस हैं कि अगर पूछेगा कि कौन सा मेंबर नहीं है, तो पाकिस्तान के पूरे चांस हैं कि इसको हम लोग टिक लगाएं कि ये नहीं होगा, ऐसा लगता है। लेकिन आपको E9 जो इनिशिएटिव है, इसका मोटिव अगर पता होगा कि ये काम जो करेगी, E9 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है, ये क्वालिटी एजुकेशन पे काम करेगी। तो क्वालिटी एजुकेशन जहाँ पे बुरी होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वहीं तो काम होगा। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो ऑलरेडी यहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है। अगर मोटिव पता होगा E9 का, तो फिर पाकिस्तान को आप नेगलेक्ट नहीं करेंगे, फिर काउंट कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे जितनी भी 9 कंट्रीज़ दिख रही हैं, यहाँ पर एजुकेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए कौन सा नहीं है, भारत है, इजिप्ट हम लोगों ने देखा है अभी, इंडोनेशिया भी है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है जो सदस्य नहीं है। क्लियर है, इसको जल्दी से देखिए, ये हम लोग बार बार देखते रहते हैं SDG। देखो हमें 4 नंबर SDG 4 नंबर की बात हो रही था, 4 हो रही थी ना, यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने गोल नंबर 3 की बात कर रहे थे, 3 नंबर गोल क्या है, गुड हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड है ना। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो देखते रहा करो, वैसे आप लोगों के पास होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, उस भारतीय नौसेना जलपोत का नाम बताना है, नवल शिप का नाम बताना है, जिसे अप्रैल 21 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेतु मॉरिशस में तैयार किया गया। हाइड्रोग्राफिक समझते ना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रो रूट वर्ड है किसका, वाटर का। ठीक है, पानी का, यानी यहाँ पे आप सी से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जलपोत है तो पानी में चलेगा, लेकिन ये करेगा क्या, सर्वे करेगा। कहाँ पे करेगा, सरफेस पे थोड़ी ना करेगा, डीप सी में करेगा। ठीक है, डीप सी, गहरे सागर में। और इसका नाम भी आसान है, सर्वेक्षक ही है। ठीक है, INS सर्वेक्षक, INS यानी इंडियन नवल शिप। चलिए 50 देखिए, भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया। ये सब हम लोगों ने पिछले जब GS की टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तब वहाँ पे हम लोगों ने ये म्यूनिसिपल बॉन्ड वगैरह समझे थे। ठीक है, ग्रीन का मतलब समझा था, ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे तेज़ी से चलेंगे। तो यहाँ पे जो पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड यहाँ पे जारी किया गया है, वो गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी से है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 51 देखिए, अप्रैल 2021 में प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग, वेरी इंपॉर्टेंट, रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। इस डायलॉग में होता क्या है, बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है। दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग इशूज़ भरे पड़े हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये डायलॉग बना है। ठीक है, रायसीना डायलॉग, यानी ये बेसिकली
जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स वाली जो समस्या हैं, चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस करता है। ठीक, और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसको ऑर्गेनाइज हम कराते हैं। ठीक है, इंडिया कराता है। तो ये इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, प्रीमियर कॉन्फ्रेंस होती है, बाहर से लोग आते हैं इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर, सॉरी फॉर साउंड ऑफ ट्रेन। और ये ऑर्गेनाइज होता कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक है, दुनिया भर के लोग आते हैं यहाँ पे और जो भी दुनिया के सामने समस्याएं हैं वहाँ पे उन मुद्दों की चर्चा होती है। ठीक है, और इस बार की थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हैशटैग वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ये भी आपको सेपरेटली याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में एज इट इज ऐसा लिख देगा और पूछ लेगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है थीम, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको राइसिना डायलॉग मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे और जो ये एडिशन था, एडिशन ये छठवां था। ठीक है, छठवां एडिशन था, तो छठवां याद रखना। बाकी यहाँ पे थीम इम्पॉर्टेंट है, बाकी इसका पर्पज भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए 52 देखिए, ई शांता प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। इसका फुल फॉर्म जान लेंगे तो आप इसका सिग्निफिकेंस भी जान लेंगे और इसका वर्क भी जान जाएंगे। यहाँ पे ई से मतलब, यहाँ पे स्मॉल ई जब लिखा रहता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एस का मतलब है यहाँ पे मैं पूरा फुल फॉर्म बोल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जाननी पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से, इसको भी अभी समझाता हूँ। इसका फुल फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर ट्रेड इन एक्वाकल्चर। तो आपको एक्वाकल्चर यहाँ पे पकड़ लेना है, यानी यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है और इसके बेनिफिशरीज कौन होने वाले हैं? फार्मर्स होने वाले हैं। और किस तरह के फार्मर? जो एक्वाकल्चर करते हैं, यानी जो पानी में खेती करते हैं या खेती के अलावा और भी कोई कल्चर यदि प्रैक्टिस करते हैं वो, जैसे मछली पालन हो गया, झींगा पालन हो गया, और अब तो तमाम तरीके के सी फूड्स भी होते हैं, है ना। तो सी फूड्स का यहाँ पे आप अपनी वाटर बॉडी में उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और आजकल तो इंसान हर चीज़ खा रहा है। इसको देखिए, ठीक है, वेलकम ही शांता, यहाँ पे फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नाक्सा फार्मर ट्रेड एंड एक्वाकल्चर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्वाकल्चर किस किस की प्रैक्टिस कर रहे हैं? स्कैम्पी दिख रहा है आपको, सी वेस दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रैब दिख रहे हैं, केकड़े, मतलब कुछ भी जो चीज़ पानी में प्रोडक्शन की जा सकती है। तो इस तरह के जो फार्मर है उनको ये हेल्प करेगा, ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। इस नाक्सा का मतलब होता है यहाँ पे क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। अब चूँकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है एक, तो उस पर क्या होगा? आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोग देखेंगे, ग्राहक देखेंगे और ऑर्डर करेंगे, आप अपना माल बेचना। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है ना, कपड़ा बेच रही है, सब कुछ बेच रही है, किचन का आइटम बेच रही है, ऐसे ही किसान लोगों का ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सीन है इसमें। ठीक, वापस क्वेश्चन पे चलता है। अब जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा है। हाँ, जल कृषकों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वा फार्मर्स लिख दे रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 53 देखिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक है? यहाँ पे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स III। ठीक है, III 2021 यहाँ में पूछा है। अब इस इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर, पैरामीटर की तरह काम की होंगी बताइए। जैसे यहाँ पे अवेलेबिलिटी यहाँ पे एक पैरामीटर होगा। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे एक पैरामीटर होगा, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे पैक तो नहीं है आपके यहाँ, सभी लोगों के पास एक्सेस हो पा रही है कि नहीं, सभी जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो इंटरनेट की सुविधा प्रॉपर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, तो यही सब चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है, तो इंडिया में क्या स्थिति है आप लोग जान रहे हैं। वैसे जियो ने तो वैसे कमाल कर दिया है, तो स्थिति काफ़ी कुछ हद तक सुधर गई है, फिर भी अभी उतनी स्पीड नहीं आती है जितनी बाकी डेवलप्ड कंट्रियों में मिलती है। तो आज नहीं कल वो भी हो जाएगा। ठीक, तो अभी जो इंडिया की रैंकिंग है 21 में, वो 49 में है। ठीक है, 49। और इस सूचकांक को यहाँ पर रिलीज कौन करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते रहते हैं। EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हम लोग कहाँ पढ़ते थे? इसका लंदन में पढ़ते थे। ठीक है, यही संस्था हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी को क्या बोली थी? फ्लॉड डेमोक्रेसी, त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी, यही बोले थे भाई साहब। ठीक, और डिफ़िकल्ट 4 याद आ रहा? डिफ़िकल्ट 4 जो कंट्री हैं वो भी इन्होंने ही बताया कि ये डिफ़िकल्ट 4 हैं जो इंग्लैंड को उनके सस्टेनेबल गोल को अचीव करने में प्रॉब्लम कर रही है, ये 4 डिफ़िकल्ट कंट्रीज़। तो इसका इस इंस्टीट्यूट का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा है, खासतौर से इंडिया के पक्ष में। ठीक है, चूँकि यहाँ पे इंक्लूसिव लिखा है। ठीक है, इंक्लूसिव लिखा है तो यहाँ पे कई सारे पैरामीटर होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्पीड नहीं है मैटर, स्पीड मैटर नहीं कर रही है, इंटरनेट की स्पीड मैटर नहीं कर रही है। ठीक, अगर स्पीड मैटर करेंगे तो वो तो एक फैक्टर हो गया ना। इंक्लूसिव का तो हर चीज़ होती है, इंक्लूसिव का मतलब है बहुत सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का समावेश कर रहे हैं उसमें। ठीक है, और ये समावेशन कौन कौन से फैक्टर का है अभी हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा। जैसे हमने अफोर्डेबिलिटी बोला आपको, ठीक है, अवेलेबिलिटी बोला, और भी चीज़ें हैं जैसे रिलेवेंस है, रेडीनेस कैटेगरी है, ऑपरेटर वाली मैंने बात बताई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट हो जाएंगी। ठीक, तो आंसर यहाँ पे 49 है। आगे बढ़ें, चलिए 54 देखिए,
यहाँ पे पुस्तक को ऑथर से मिला देना। ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वेयर अबाउट जो है वो किसकी थी, याद आ रहा, झुम्पा लाड़ी की। तो 1 का 4 मार दो, आगे देखना ही नहीं है, आंसर हम लोग को मिल गया, आगे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे हम लोगों को सीखना है। यहाँ पे जल्दी से सीख लीजिए। यहाँ पे है पहली किताब, यहाँ पे द क्रिसमस पिग लिखी है, ठीक है। क्रिसमस पिग, जेके रोलिंग, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा नाम है, बड़ा फेमस नाम है। बिलीव जो बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। क्योंकि ऑप्शन में चारों क्रिकेटर के नाम रहेंगे, तो उस टाइम पे सुरेश रैना साहब याद आए, बहुत मुश्किल है। हाँ, जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो बहुत तेज़ लगाएंगे इस आंसर को। तो ये सुरेश रैना साहब की ये किताब है, ठीक है, बिलीव। चलिए यहाँ पे और किताब है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड। ये किसने लिखी है, अब जो कि क्लाइमेट चेंज से इन्होंने लिखा है, उससे संबंधित लिखा है, तो ये क्या है, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और इनका नाम है आकाश रैनीसन, नाम याद रखना, आकाश रैनीसन, ठीक है। और ये आपको दिख रही हैं, इनको तो आप याद आ रहा होगा, हैरी पॉटर। ये जो बीच में दिख रही हैं, ये वही हैं जो यहाँ पर नाम हम लोगों ने डिस्कस किया, जेके रोलिंग, ठीक है। जेके रोलिंग है, मतलब इन्होंने एक काम और किया है, जो हैरी पॉटर नॉवल पढ़ते हैं ना, या फिर जिसके बिहाफ पे वो मूवी बनी है, वो इन्हीं ने लिखी है, ठीक है। जेके रोलिंग साहब ने, साहिबा हैं एक्चुअली, ठीक। आगे बढ़ें क्वेश्चन पे। तो क्रिसमस पे कभी किसकी देखी आपने, जेके रोलिंग साहिबा की, ठीक है। तो सी का 1 हो गया और ए का 4 हो गया। बिलीव किसकी पढ़ी आपने, सुरेश रैना साहब की 3 हो गया। और क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन ए आकाश रैनीसन की। कोड क्या बना हम लोगों का, 4312 आंसर तो हम लोग को पहले मिल गया था। चलिए 55 देखिए, कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चर्चा में थे। ये कितनी बार चढ़ गई हैं माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, इंडिया में है कि नेपाल में है, नेपाल में है, ठीक है। इसकी हाइट क्या होगी, 8848 मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, बताएंगे 8848 पॉइंट। यही पूछना चाह रहे हैं हम, पॉइंट के बाद कितना, ये क्वेश्चन पूछा था ना कितनी हाइट बढ़ी है, जल्दी से बताना। 0.84 बढ़ी है या 0.46 बढ़ी है, या फिर और कोई यहाँ पर डेटा है, कमेंट करके बताना, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। और कमेंट ना भी कर पाओ तो आप लोग अपने से सर्च करके देख लेना, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेटा इंपॉर्टेंट है, वो चेक कर लेना। कमेंट कर दोगे तो बस इससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे बस। और नाम से इनका लग रहा होगा, नाम से ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये नेपाल की ही हैं, ठीक है, ये नेपाली हैं। और इन्होंने 25 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई हैं, कमाल है ना। और कमाल क्या है कि ये महिला हो के उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट पाई है, ठीक है। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड तो अपने नाम कर ही लिया है। जब माउंट एवरेस्ट की बात होती है तो आपको एक नाम और याद आता, जुंको तेबई का, जुंको तबई, याद आ रहा। ये दुनिया की पहली वूमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ठीक है, 1975 में। और ये कहाँ की थी, ये जापान की थी, ठीक है, जापान की थी। इनका भी नाम पूछता है MCQs में। चलिए 56 देखिए, नासा क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन से वित्त पोषित डॉग 1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यानी ये बोल रहे हैं डॉग 1 सैटेलाइट जो है, पहली बात तो ये फैक्ट हम लोगों को जान लेना है। यहाँ पे सिंपल ही पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा डॉग 1 ये क्या है, 4 ऑप्शन में दे देगा सैटेलाइट, दूसरे में मिसाइल रख देगा, तीसरे में कुछ और दे देगा, ऐसे करके। तो पता होना चाहिए ना कि भाई ये सैटेलाइट है, ठीक है। उसमें से आधे लोग तो मिसाइल मार देंगे, अगर मैंने नहीं पढ़ा होता तो मैं पक्का मिसाइल मार देता। और एक ऑप्शन बिटकॉइन भी रहता तो आधे लोग बिटकॉइन भी मारते। क्रिप्टो करेंसी है डॉग, लेकिन मैंने यहाँ पे डॉग 1 की बात की है, तो ये तो सैटेलाइट है ना। तो भैया ये लॉन्च कब होने वाला है, डॉग 1 सैटेलाइट लॉन्च कौन करेगा, ये नासा नहीं करने वाली है, ये स्पेस एक्स करने वाली है, ठीक है। स्पेस एक्स के नाम से आपको तुरंत याद आ जाता होगा किसका नाम, एलॉन मस्क साहब का, ठीक है, एलॉन मस्क, इनकी कंपनी है स्पेस एक्स, ये लॉन्च करेगी डॉग 1 सैटेलाइट को, नासा नहीं करेगी। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। और इसका जो फाइनेंस जो होगा वो क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन्स होगा, ये ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, सैटेलाइट को वर्ष 2024 में चंद्रमा पर। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, चंद्रमा पर, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा मार्स दे देगा, 2-3 ग्रह और दे देगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ये भी याद रखना है कि ये जो मिशन है, ये जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा पर लॉन्च की जाएगी, ठीक। जैसे अपने इसरो के पास PSL भी हैं, ठीक है, PSL भी, GSL भी हैं, लॉन्च करने के जो व्हीकल हैं, ठीक है, मतलब जो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाते हैं उनको व्हीकल बोलते हैं, जिसमें से PSL भी है और GSL भी है। ऐसे ही स्पेस एक्स जो कंपनी है, इसके पास भी एक अपना लॉन्चिंग व्हीकल है और उसका नाम क्या है, फाल्कन 9, ठीक है,
फाल्कन 9, इसी से जाएगा ये सैटेलाइट ऊपर। तो ये जो एलोन मस्क का जो टारगेट है वो 2022 तक का है, 2022 तक ये भेजेंगे मून पे, 2024 तक नहीं, यानी ये पॉइंट भी गलत हो गया, यानी इसके दोनों पॉइंट गलत हैं। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए 57 देखिए, वी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे महात्मा गांधी जी के, ठीक है, महात्मा गांधी के। ये पिक्चर देखिए, ये दिख रहे हैं, ये हैं बी कल्याणम साहब, गांधी जी आपको दिख ही रहे हैं, ये इनके क्या थे, प्राइवेट सेक्रेटरी PS। अभी जो हाल ही में इनकी जो निधन से पहले की जो फ़ोटो है वो ये है, ठीक। तो याद रखना ये महात्मा गांधी जी के PS थे। चलिए वापस क्वेश्चन पर चल, ठीक है। चलिए 58 देखिए, वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट यानी ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और इसके बारे में देखना है। तो मीथेन का असेसमेंट हो रहा तो देख लेंगे कितना रिलीज हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कौन कर रहा है रिलीज इस रिपोर्ट को, और मीथेन को कौन रिलीज कर रहा है। अब इस रिपोर्ट में क्या एसेस किया गया ये हम लोगों को देखना है। ये रिपोर्ट कहती है कि मानव से जो मीथेन एमिशन हो रहा है उसको 45% तक कम किया जा सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोगों को ये जानना है, 45% तक कम किया जा सकता है ह्यूमन कॉज्ड एमिशन जो है। अगर ऐसा होता है तो 2045 तक 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो सकता है, ठीक है। ऐसा रिपोर्ट ही कहती है। वैसे ही मीथेन के बारे में जानते होंगे, ये पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, इसके डीमेरिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेन 2 चीज़ें हैं जो आपको जानना है, जो असेसमेंट हुआ है इस रिपोर्ट में मीथेन के बारे में, ठीक। कुछ पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लीजिए। जैसे यहाँ पे नेचुरल सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स हैं वहाँ से मीथेन का कितना सेक्रीशन हो रहा हो, कितना % वहाँ से आ रहा, तो ये आपको 40% याद रखना है। जैसे MCQ में ऐसे ही पूछ लिया कि मीथेन जो नेचुरल सोर्स है कितना % में सीक्रेट होती है, तो आपको 40% वहाँ पे लगा देना है। और नेचुरल सोर्स में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा पैरामीटर कौन सा है, वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड से बहुत ज़्यादा मीथेन सीक्रेट होती है। फिर उसके बाद और सारे पैरामीटर आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल एक्सप्लॉयटेशन वगैरह। तो इस रिपोर्ट को बनाने वाली 2 संस्था हैं। पहली संस्था है CCAC यानी क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन, लिख दूँ यहाँ पे, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। और साथ में किस संस्था का पार्टिसिपेशन है इसमें, UNEP इन्वायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में, ठीक है, नैरोबी यानी केन्या में। ये 2 संस्थाएं आपको याद रखनी है वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट में। अब जल्दी से पढ़ लीजिए। यह रिपोर्ट खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल गलत है ये, है ना, हम लोगों ने तो ये पढ़ा है ना अभी। दूसरा पॉइंट पढ़िए, यह दर्शाता है कि इस दशक में, डिकेड की बात कर रहे हैं यानी 2030 तक बता रहे हैं, दशक में मानव निर्मित मीथेन जो है, ह्यूमन मेड जो मीथेन उत्सर्जन है उसको 45% तक कम किया जा सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, यानी यहाँ पे केवल पॉइंट 1 सही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेज कर दे रहा हूँ और पॉइंट नंबर 1 को सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। FAO का हेडक्वार्टर बताएंगे, रोम में है, ठीक है, रोम कहाँ, इटली। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन पे 59 देखिए, हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए ब्लॉकचेन आधारित, हल्का सा मैं इरेज कर दूँ यहाँ पे ताकि दिखे, ब्लॉकचेन के बारे में बताया था आप लोगों को। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, यहाँ पे होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन सॉरी, यानी आपका डेटा सेफ है, लीकेज नहीं होगा, हैक नहीं होगा, ठीक है। एंटी हैक टेक्नोलॉजी होती हैं, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंटी हैक टेक्नोलॉजी होती हैं। जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन से इनेबल्ड रहती हैं उनको हैक नहीं किया जा सकता है, ऐसा ये टेक्नोलॉजी क्लेम करती है, लेकिन हैक हुआ है, ठीक है। न्यूज़ में अक्सर रह रहा है कि ब्लॉकचेन होने के बाद भी डेटा हैक हो रहा है। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन से इनेबल्ड एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम इन्होंने ब्लॉक ट्रैक बताया है और पूछा है निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है, ठीक है। इस ब्लॉक ट्रैक एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को किसने यहाँ पे निर्माण किया है, विकसित किया है, डेवलप किया है। ये कमाल है IIT मद्रास का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी याद रखना। ब्लॉक ट्रैक है क्या, सिंपल सा ऐसे पूछ लेगा, ब्लॉक ट्रैक अभी हाल ही में समाचार में था और ये क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। चलिए 60वां क्वेश्चन पढ़िए। अप्रैल 2021 में आयोजित लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का विषय क्या था। अब अपने PM मोदी साहब ने तो इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है, और होस्ट करने वाली कंट्री थी USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने होस्ट किया था। ये जो समिट है ना, ये सब उसी के क्रम में हो रही हैं, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था यहाँ पे, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ क्लाइमेट चेंज का, याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था ये।
और इस बार की थीम जो रही है वो अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे UNFCCC की बात आई है तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कंडक्ट कराता है, ठीक है। जो COP26 अभी कहाँ पे कंडक्ट होने वाली है, नवंबर 21 की, यानी 2021 की COP26 कहाँ होगी, ये होगी ग्लासगो में। हम लोग पढ़े हैं ना इसको, ग्लासगो में, ठीक है। ग्लासगो याद रखना। और ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड है, ठीक है। स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड किसका भाग है, UK का, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन, एक ग्रेट ब्रिटेन है और एक यूनाइटेड किंगडम है, इन दोनों में फ़र्क बताना, ठीक है आप लोग। और ये फैक्ट आपको उल्टा भी याद रखना है, ठीक है। UNSSC की जो मीटिंग होने वाली है यहाँ पे स्कॉटलैंड में, ये कौन से नंबर की है, तो आपको 26 भी याद रखना है, ठीक है। 26वां COP होगा ये। चूँकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल चैलेंज है, तो इसका नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो D याद रखना, इसका थीम याद रखना, अवर कलेक्टिव स्प्रिंट टू 2030। 61 देखिए, 61 को पढ़िए। अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किसने जेंडर संवाद शुरू किया, जेंडर संवाद शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। जेंडर से रिलेटेड कौन सा SDG है जिस पे काम करना है सारी गवर्नमेंट को, सारी दुनिया को। SDG नंबर बताएंगे, जेंडर इक्वलिटी का कौन सा गोल है, गोल नंबर 4 है कि 5 है, जल्दी से बताना कमेंट करके, या फिर 3 है। चलो बता ही दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। 3 और 4 तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। 3 किससे था, 4 भी पढ़े हो, 3 भी पढ़े हो। 3 तो हेल्थ से रिलेटेड था ना, हेल्थ को अच्छा करना है, ठीक है। और 4 किससे था, क्वालिटी एजुकेशन से, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन से। तो फिर 5 ही बचता है। तो 5वां जो SDG है वो जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने काम किया शुरू, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूरी संभावना है कि ऑक्सफैम इंडिया पे यहाँ पे आंसर लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। महिला या फिर बाल विकास मंत्रालय पर टिक लगाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण विकास आंसर लगा के आना है आपको, और ये क्वेश्चन आना तय है। चलिए आगे करिए। 62 देखिए, मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर इसके क्या है, स्टेफानोस सिपास। मेरी तरफ से तो कट है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा है। 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, यहाँ पे सही मैचिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 अप्रैल तो आप लोग पढ़े हैं ना। 7 अप्रैल को क्या होता था, स्वास्थ्य पढ़े ना, 7 से स्वास्थ्य, 7 और 7 से 7। तो यहाँ पे किस हो सकता है, ये भी हो दिन, ऐसा नहीं है कि 7 अप्रैल को सिर्फ एक ही नाम यहाँ पे डिजिग्नेट करता है, सिर्फ स्वास्थ्य को ही रिकॉग्नाइज किया है 7 अप्रैल को। ऑटिज़म समझते हैं, ये एक मेंटल कंडीशन होती है। मतलब अगर इस रोग से ग्रसित होता है इंसान तो उसको दूसरे के विचारों का जो आदान प्रदान होता है ना, उसको वो फील नहीं कर पाता है, कठिनाई उसमें कठिनाई अनुभव करता है, वो सामने वाले से, इंसानों से रिलेशन नहीं बना पाता है। तो इसकी जागरूकता से लेके जो दिवस है वो 2 अप्रैल है, ठीक है, 2 अप्रैल। 7 अप्रैल जो है वो गलत मैच है, तो पहला तो गलत हो गया, हम लोग तो सही बताना है। दूसरा देखिए, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 अप्रैल नहीं होता, ये तो 25 अप्रैल होता है, 25 अप्रैल, ठीक है। ये भी गलत मैच है, इसको सेपरेटली याद रखना। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मदर अर्थ डे जो है वो होता है 25 अप्रैल को। बहुत कठिन है ना, 25 अप्रैल को। क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन होते ही कठिन है, लेकिन सही हो जाते हैं तो लीड भी करा देते हैं, बहुत तेज़ी से ऊपर रैंक जाती है अगर कोई कठिन सा अगर डे पूछ लिया है तो। मतलब यहाँ पे 3 ऑप्शन गलत हो गए। विश्व विरासत दिवस जो है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, वो सही मैच है 18 अप्रैल, ये करेक्ट है आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 64 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना घोषणा की। स्वास्थ्य बीमा योजना कितनी सारी खुल रही हैं, कितनी सारी योजनाओं का प्रोक्लेमेशन हो रहा है, अनाउंस हो रहा है, जबकि एक नेशनल लेवल पर जो सेंट्रल स्कीम है वो कौन सी, PMJ, ABPMJ, आयुष्मान भारत, तो वो तो सेंट्रल लेवल पे चली रही है, बाकी स्टेट भी अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से आप संवादिका से यहाँ रिलेट करना क्वेश्चन, ठीक है। ये जो योजना स्कीम है वो स्पेसिफिकली किसके लिए, जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, पत्रकारों के लिए ख़ासतौर से। अभी कोविड-19 में ये भी तो फ्रंट लाइनर थे ना भाई, कोविड वॉरियर तो थे ही। तो उड़ीसा सरकार ने 2 लाख का यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया है, ठीक है, 2 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया है। तो ये 2 लाख इंपॉर्टेंट नहीं है, उड़ीसा इंपॉर्टेंट है। और इस स्कीम का नाम भी याद रखना, गोपा बंधु संवादिका, ठीक है। तो इसका आंसर उड़ीसा हो गया। जो आयुष्मान भारत थी उसमें कितना था कवर, 5 लाख का कवर था, ठीक है। ये सब इंश्योरेंस स्कीम है, 5 लाख पर फैमिली था, ठीक है। एक सेहत भी थी जम्मू कश्मीर वाली, उसमें भी 5 लाख था, लेकिन पर पर्सन था, ठीक है, उसमें पर पर्सन था। चलिए 65 देखिए,
मिगेल मिगेल डियाज कैनेल हाल ही में राष्ट्रपति बने। कितना कठिन सा नाम है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्यूबा के प्रेसिडेंट अभी हुए हैं और क्यूबा का एक अलग हिस्ट्री रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्यूबा के हैं। 66 देखिए, भारत के किस राज्य में कोरोना योद्धा योजना, ये इम्पोर्टेंट है। कोरोना योद्धा योजना ये एमपी की योजना है। ठीक है, एमपी की। ये देखिए कोविड-19 योद्धा, कोविड योद्धा कल्याण योजना आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एमपी याद रखना। इसमें ये सहायता कितनी दी जा रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल का है ना। इसके बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे यहाँ पे लिखा है। स्वास्थ्यकर्मी, यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी, आयुषकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी, जो भी फ्रंट वॉरियर्स हैं कोविड-19 में जो वॉरियर्स रहे हैं उनके लिए। तो मैचिंग में आ जाएगा तो काम कर जाएगा। वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन मैचिंग में आ सकता है। चलिए 67 देखिए, 1 मई 2021 को भारत ने गुरु तेग बहादुर की कौन सी जयंती सेलिब्रेट की। गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे। सिख गुरुओं में कितने गुरु होते हैं, 10 गुरु है ना, 10 गुरु, जिसमें से इनका नंबर कौन सा है, ये 9वें है। ठीक है, 5वें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें कौन से थे, अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव। तेग बहादुर साहब को ग्रेट टीचर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट टीचर, याद रखना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है, इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, किसने, मुगल एम्परर औरंगजेब ने। तो औरंगजेब भी याद रखना। ठीक है, औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करा दिया था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में 1675 में। ईयर इम्पोर्टेंट नहीं है। और इनके जो पवित्र टेक्स्ट जो हैं, सेक्रेट टेक्स्ट जिसे बोलते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में वहाँ पे हाउस किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो इनकी जयंती थी ये 400 में थी। ठीक, औरंगजेब की हत्या कब हुई थी, 1707 में। ये हत्या, सॉरी बोल रहा हूँ, इनका कार्यकाल कब खत्म हुआ था, 1707 में। और ये ख़त्म भी हो गई थी, इनकी मृत्यु भी औरंगजेब की 1707 में ख़त्म हो गई थी। चलिए 68 देखिए, हाल ही में किस फसल की MACS 1407 नामक एक, थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, कट रहा है, नामक एक हाई यील्ड वैरायटी, नई उच्च उपज और कीट प्रतिरोधी भी है, यानी ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, किस में विकसित की गई है। तो ये पूछ रहा है कि ये प्रजाति जो है वो किसकी है। तो यहाँ देखिए MACS 1407 आपको दिख रहा है, न्यू हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंट सोयाबीन वैरायटी, यानी ये सोयाबीन की वैरायटी है। ठीक है, याद रखना। तो आंसर हो गया सोयाबीन। ठीक, 69 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 21 में पहला स्थान दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट है। तो पहली कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को मिला है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर डी हो गया है। मैं यहाँ पे यूपी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यूपी से है तो और इम्पोर्टेंट हो गया। और इस तरह के पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, पंचायती राज, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। चलिए 70 देखिए, मई 21 में भारत के निम्न में से किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुरानी डायनासोर की हड्डियाँ पाई गई। जस्ट फैक्ट है, आपको याद कर लेना है। ये पाई गई हैं खासी हिल्स में। ठीक है, खासी हिल्स, खासी कहाँ है, गारो खासी जयंती कहाँ पे है, मेघालय में। ठीक है, मेघालय याद रखना। और मेघालय का जो पठार है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, पेनिनसुलर पठार का भाग है, जो कौन से गैप से अलग होता है, याद आ रहा नाम, मालदा गैप से। ठीक, 71 देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे हल्का ज्ञात रूप खोजा है। क्या पूछना चाह रहे हैं, लाइटेस्ट नोन फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली बाय द साइंटिस्ट है। तो वैज्ञानिकों ने भैया अभी यूरेनियम का एक नया टाइप की खोज की, जिसे बोल रहे हैं यूरेनियम 214। ये यूरेनियम का सबसे हल्का रूप है। ठीक है, लाइटेस्ट लिख दे रहा हूँ मैं, लाइटेस्ट फॉर्म। यूरेनियम 235 तो हम लोग पढ़ते रहते हैं ना, तो उसी का आइसोटोप है। ठीक है, यूरेनियम 235 का आइसोटोप है। क्लियर, तो यहाँ पे जल्दी से आंसर सी लगा दो। अब 72 देख लीजिए, मई 21 में किस मंदिर के विकास के लिए तेल और गैस PSU तथा मंदिर के संबंधित ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए। तो उस मंदिर का नाम बद्रीनाथ मंदिर है और ट्रस्ट का नाम भी श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, तो आंसर हो गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ पे है, बद्रीनाथ टेम्पल कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, UK नहीं है, उत्तराखंड लिखा हूँ। चलिए 73 देखिए, भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। ड्राइव इन से समझते हैं, जाके घर घर चल के आपको वैक्सीन करेंगे, घूम के यहाँ पर ड्राइव चलाएंगे वैक्सीनेशन की। तो ये काम मुंबई ने किया है। ठीक, चलिए 74 देखिए, प्रतिष्ठित अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 21 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे, फिर भी पढ़ लो, PCS का मूड ख़राब हो गया तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जस्टिस गीता मित्तल साहिबा को मिला है। ठीक है, ये जस्टिस हैं और ये पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस भी थी। और अभी जम्मू कश्मीर जो टेरिटरी है
उनके कौन हो गए हैं? मित्तल उनका भी नाम है, पंकज मित्तल, ठीक है, याद रखना। पंकज मित्तल जो है वो जम्मू कश्मीर टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का जो कॉमन हाई कोर्ट है उसके CJ हैं, ठीक है। चलिए 75 देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये सेलिब्रेट कब किया जाता है? 8 मई को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 8 मई एक्चुअली डेट होती है किसकी? हेनरी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हेनरी डूनंत, ठीक है, डूनंट। ये कौन है? ये फाउंडर थे, ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस की। तो उन्हीं के जन्म दिवस के पे यहाँ पे डेट को यहाँ पे फिक्स किया गया। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, ठीक है, वाशिंगटन याद रखना। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, थीम जानिए, टुगेदर वी, जूम कर दूँ, टुगेदर वी आर, ठीक है, हैशटैग अनस्टॉपेबल। सेपरेटली याद रखना, ऐसे ही पूछ लेगा क्वेश्चन करके कि ये किसकी थीम है, तो लगा देना रेड क्रॉस की। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 76 देखिए। 76 में क्या है? हाल ही में DRDO द्वारा विकसित की गई कोविड रोधी दवा का नाम क्या है? तो ये जो एंटी कोविड ड्रग है ये DRDO ने विकसित किया है, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया, और इसका नाम है 2-deoxy D-ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ D से आप DRDO याद रखना, ठीक है, D से DRDO याद रखना, ठीक है, तो D ऑप्शन हो गया। चलिए 77 देखिए, महिला एकल फाइनल में मैड्रिड ओपन 21 निम्नलिखित में से किसने जीता? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैड्रिड ओपन 21 किसने जीता? महिला वाला, इनका नाम है अरीना साबालेंका, ठीक है, अरीना साबालेंका। चलिए 78 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी किसकी बात कर रहे हैं? IEA की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट संस्था है। इन्होंने क्या अनुमान लगाया देखें, वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कितनी पहुंच जाएगी ये बताना है। और इन्होंने 14.5 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे 2030 तक, ठीक है, ऐसा इन्होंने अनुमान लगाया है। और अभी एट प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया भर में कितने हैं? 1 करोड़, ठीक है, अभी 1 करोड़ है। और UK यूनाइटेड किंगडम ने तो अनाउंस भी कर दिया है 2030 से, ये क्या अनाउंस किया है? स्टॉप सेलिंग डीजल एंड पेट्रोल। ये तो बहुत ख़तरनाक है ना, यानी ये जो परंपरागत जो रिसोर्सेस हैं फ्यूल के, इनको हटाओ और रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनको अप्लाई करो, तभी तो क्लीन होगा क्लाइमेट अपना। क्लाइमेट एक्शन का कौन सा SDG है बताएंगे? क्लाइमेट एक्शन का आइए जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। देखो हर जगह वो टेबल कितनी काम की है, हर जगह क्वेश्चन आ जा रहा है। गोल नंबर 7 देखिए, और जूम कर दे रहा हूँ, गोल नंबर 7 क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो अभी IEA ने क्या काम किया? यही इसी का अनुमान तो लगाया है। चलिए वापस क्वेश्चन पर चलते हैं। 79 करें तो इसका आंसर C ऑप्शन होगा, ठीक है, 14.5 करोड़। 79 वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 21 हैज़ बीन रिलीज बाय, ये काम है अंदेसा का, ठीक है, अंदेसा, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, यानी जो B ऑप्शन लिखा है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, कितने ज़्यादा चांस हैं गलत होने के। कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी ये IUCN जो है पूरा यहाँ पर उम्मीद है कि आंसर यहाँ पे जाएगा, ए ऑप्शन पे टिक करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वन दिख रहा और यहाँ पे भी कंजर्वेशन की नेचर की बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पे आंसर लगा दें, या फिर C ऑप्शन पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, D ऑप्शन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन B ऑप्शन पे बहुत कम लोग लगाएंगे अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पर थोड़ा सा फोकस किया कीजिए, ठीक है, जिसमें रिजेम्बलेंस जो है वो बिल्कुल अपोजिट रहे क्वेश्चन का और ऑप्शंस का, ठीक। चलिए 80 देखिए, द ग्रेट रीसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट रीसेट इज़ एन इनिशिएटिव वायदा, पहले ये जान लेते हैं क्या। देखो ग्लोबल लेवल पे कितनी समस्याएं हैं? अनगिनत हैं। तो उन अनगिनत समस्याओं में से जो सबसे बड़ी चैलेंजेस हैं उनको पकड़ लो, वही द ग्रेट रीसेट है, उन्हीं को सही करना है। सही करने को तो रीसेट बोलेंगे ना, मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो जाता है रीसेट मार देते हो सही हो जाता है, तो इस पृथ्वी पे जो समस्याएं हैं उनको सही कर लो, दुरुस्त कर लो, तो द ग्रेट रीसेट हो जाएगा। और इसको देखिए थोड़ा सा, इसमें लगभग सारी समस्याएं आपको दिख जाएंगी, ठीक है, द ग्रेट रीसेट में जूम करके दिखाता हूँ आपको, और आपको इसमें हर सेक्टर की यहाँ पे समस्याएं दिख जाएंगी। शेपिंग द इकोनॉमिक रिकवरी, मतलब ये करना है, ये टारगेट है। रीडिज़ाइनिंग सोशल कॉन्टैक्ट स्किल जॉब्स, ये सब सही करना है। रीस्टोरिंग द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट एंड डेवलपिंग सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, और इस बार की तो थीम भी रही है एनवायरनमेंट डे की, क्या थीम रही है बताएंगे? रीस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम करके थी ना कुछ,
तो या तो रीस्टोरेशन बोल लो या फिर रीसेट बोल लो, ये लगभग एक ही बात है, ठीक। और यहाँ पे आप ये छोटे छोटे से जो पॉइंट लिखे हैं ये एक तरह से चैलेंजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट दिख रहा है, फ्यूचर मोबिलिटी दिख रहा है, ठीक है, सब दिख जाएगा आपको, ठीक। इसको गूगल पे इमेज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ब्लर हो जा रही है। ह्यूमन राइट्स की बात हो गई, जस्टिस, लॉ, सिविक पार्टिसिपेशन, जेंडर पैरिटी, एवरीथिंग यहाँ पे आपको सब समस्याएं मिल जाएंगी, ठीक है, जिसको हम लोगों को दुरुस्त करना है। तो इन सभी पे यदि काम कर लेंगी सारी गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट यानी पूरी दुनिया काम कर लेगी, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट काम कर लेगी इस पर, तो ग्रेट रीसेट हो जाएगा, ठीक। ये है थोड़ा सा, अभी पता नहीं कब अचीव हो पाएगा, भगवान ही मालिक है, क्योंकि हर चीज़ को बैलेंस कर पाना आसान नहीं है। डेवलपमेंट करेंगे तो इकोसिस्टम बिगड़ेगा, इकोसिस्टम को अच्छा करेंगे तो डेवलपमेंट रुकेगा, तो सब कुछ बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तो ये ग्रेट रीसेट था। अब आगे कौन सा क्वेश्चन है? 80 क्वेश्चन हो गए ना, बस इतना ही रहने देते हैं आप, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 से 120, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।